अस्सलाम वालेकुम मिलियनर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर आपको बनानी है फोटोशॉप जैसी। C++ आज हम आपको सिखाने वाले हैं। फोटोशॉप या फोटोशॉप की वो क्या एडोबी की इलस्ट्रेटर या यार वो बगैरतों वाली ऐप नहीं है स्पॉटिफाई, जिसके बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इश्तिहार लग रहे हैं, ठीक है। उसका बैक एंड शज़ैम का बैक एंड, यूट्यूब के जो वीडियोस प्रोसेस करने वाला मैकेनिज्म है वो भी C++ में बना है। बहुत कुछ इसके साथ बन जाता है। फिनटेक की एप्लीकेशंस इसमें बन जाती हैं। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर बनानी है ना तो C++ आपको सीखनी है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं, फ्री में सिखाने वाले हैं, आप सीखने वाले बनो। आफ्टर दिस कोर्स आप बहुत ही नाजुक से जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जूनियर हो, दरमियाने लेवल का हो, एडवांस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। बस आपको आगे हिम्मत करनी है टू एक्सपीरियंस हासिल करूँ, चीज़ें बनाऊँ और बहुत तगड़ा इस ज़ुबान में हो जाऊँ। एंड जॉबें भी बहुत हैं इस ज़ुबान के लिए। तो दो चीज़ें, अगर आपको ये कोर्स काम की नहीं लगती तो किसी के हाथ थमा दो, अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करो। यार हम भी तो फीस भी लीला लगे हुए ना, आखिरत के लिए कर रहे हैं ना, तो आप भी अपनी आखिरत सुधार दो। इसको शेयर करो हर जगह, किसी के काम आ जाएगी। कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई शायद अपनी और अपनी फैमिली की तकदीर या इस मुल्क की उम्मत की तकदीर बदल देगा। और दूसरी, कमेंट में हमारे लिए एक दुआ कर देना, फॉर मी एंड माई टीम इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड बस सीखो, अच्छा जाओ, या पूरा कह दूँ, शर्म करो, हया करो, कुछ सीखो, कुछ कमाओ और व्याह करो इंशाल्लाह। Assalamu alaikum everyone, this is Shafad Ahmed and welcome back with another complete course and this time it is about C++ programming. Now इस कोर्स के अंदर अब हम C++ प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप अच्छे खासे C++ के प्रोग्राम बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो अगली ज़रा हम थोड़ी सी कुछ थ्योरी शुरू में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेकंड चीज़ हम इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद हम डायरेक्ट जो है प्रोग्रामिंग को शुरू कर देंगे। क्विकली चलेंगे बड़ा हम कोर्स को हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। आखिर प्रोग्रामिंग किस बला का नाम है? जो सुना होगा कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं काफ़ी हाईली पेड होते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम कंप्यूटर के अंदर और बहुत सारे हैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। एक जनरल जो होता है हमारे पास माइंड में पर्सपेक्टिव यही होता है प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की चीज़ होती है। आखिर क्या होती है प्रोग्रामिंग? बहुत ही आसान अल्फाज में प्रोग्रामिंग हम किसे कहते हैं कि कंप्यूटर को आप लिख के बताएं कि तुमने किस तरह से काम करना है। आप मोबाइल, बल्कि कंप्यूटर नहीं, मोबाइल को भी, मोबाइल की किसी ऐप को आपने ये बताना है कि ये ऐप किस तरह से चलेगी। उस बताने के अमल को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। कैसे बताएंगे आप? लिखेंगे कि भाई पहले ये करना, फिर ये करना, अगर यूज़र ये करे तो आपने ऐसे करना। वो सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब उसकी बहुत सारी ज़बानें होती हैं। किताबें लिखेंगे तो किसी ज़बान में लिखेंगे ना। अगर हम पढ़ते हैं और बाकी नॉर्मल यूट्यूब पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट के सारा ऊपर नीचे, ये कौन सी ज़बान में आ रहा है? मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में आ रहा होगा आपके पास। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। आप वो लैंग्वेज समझ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, उन लैंग्वेजेस को नाम होते हैं पाइथन और ये C++ हम जो सीख रहे हैं, जावा और ये सब चीज़ें। जब वेब का, जो हमारा वेबसाइट्स का काम होता है, उसकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं। जैसे हम HTML CSS जावा और PHP इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं और इनके अंदर जब आप कुछ लिखते हैं टक 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 कीबोर्ड से, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर को बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी। अब कहाँ इंपॉर्टेंट है? ये तो समझ आ गया ना प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब इम्पॉर्टेंट कहाँ है ये प्रोग्रामिंग? आप जिधर देख रहे हैं अपने आसपास, हर जगह आपको कंप्यूटर, मोबाइल के अंदर ऐप्स ही ऐप्स नज़र आ रही हैं। यानी कंप्यूटर में ऐप्स का मतलब ये है कि जो ब्राउज़र है आप देख रहे हैं, जिस ब्राउज़र के अंदर देख रहे हैं, वो ब्राउज़र भी किसी ने बनाया होगा, किसी ने प्रोग्राम किया होगा। वो ब्राउज़र दिन ब दिन अपग्रेड हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम एक दफ़ा बना दिया तो कहानी ख़त्म, उसने बना के दे दिया, उसकी जॉब ख़त्म। गूगल को जिसने क्रोम बना के दे दिया, वो डेली अपग्रेड हो रहा है, डेली चेंजेस हो रही हैं, डेली उसमें रिसर्च हो रही है। तो प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं गूगल के ऑफिस में जो कि डेली गूगल क्रोम के ऊपर काम कर रहे हैं। ChatGPT का आपने नाम सुना है? ChatGPT एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, उसको किसी ने प्रोग्राम किया है, बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा होगा उसके ऊपर रिसर्च का काम। वो प्रोग्रामर्स ही होते हैं एट दी एंड। देन आप आ जाते हैं, आपके पास मोबाइल की ऐप्स हैं। मोबाइल पे अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मोबाइल पे यूट्यूब की ऐप बनाई गई है। एक वो देता हूँ मिसाल आपको कि किस तरह से वो ऐप काम कर रही है। उस ऐप के अंदर आप देखते हैं कि जब आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें तो रिफ़्रेश हो जाते हैं, ठीक है। या और आसान, व्हाट्सएप के ऊपर आप अगर उसका जो ऑडियो का बटन होता है वो प्रेस करके रखें तो क्या होता है? ऑडियो चली जाती है। अब ये किसी ने बनाया ना फीचर, उसने कहा कि भाई अगर 1 सेकंड तक या 1.5 सेकंड तक कोई इस बटन को दबा के रखे, या आई गेस वो तो स्वाइप अप होता है, अगर कोई इसको स्वाइप अप करे, ये प्रोग्रामर के हाथ में था, तो क्या हो, एक ऑडियो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाए। अब वो ऑडियो रिकॉर्ड कैसे होगी? किसी और प्रोग्रामर ने पूरा सिस्टम बनाया होगा, ऑडियो ऐसे रिकॉर्ड होगी। फिर उसने कहा कि जब ऑडियो के बाद आप ये बटन दबाएं दोबारा एरो का, तो वो ऑडियो सेंड हो जाए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रोग्राम होती हैं। हर चीज़ के अंदर, हर सिस्टम में, हर विंडोज़ में, ब्राउज़र में, ऐप्स में, गेम्स में,
गेम में आप बटन दबाएं फायर हो जाए, ये भी प्रोग्राम किया जाता है। तो गेम्स भी प्रोग्राम किए जाते हैं। अब इन सारी जगह प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप डेवलप करते जाते हैं कि मैं अब कुछ अपनी ऐप बनाना शुरू कर दूँ, अपना कोई गेम बनाना शुरू कर दूँ, तो वहाँ आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो कोई और बड़ी कंपनी गेम बना रही है तो उनको कई 100 प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ये है प्रोग्रामिंग की पूरा कॉन्सेप्ट ये था प्रोग्रामिंग का। होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। इससे आसान तरीके से आई डोंट थिंक सो कि समझाया जा सकता है। मज़ीद एक चीज़ और ये कि प्रोग्रामिंग जो हम शुरू करेंगे, शुरू में थोड़ी सी बोरिंग इससे लगती है कि आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे होते हैं। भाई ऐसा प्रोग्राम जो कि मेरा नाम लिख के दिखा दे, ऐसा प्रोग्राम जो कि कैलकुलेटर का काम करे। अब वो प्रोग्राम ज़ाहिर सी बात है इतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो बोरिंग लगता है, लेकिन वो आपको पहले कैलकुलेटर बनाना आएगा। कैलकुलेटर बनाने के बाद जो है आप उसके बाद उसके अंदर मज़ीद फीचर डालेंगे कैलकुलेटर के अंदर कल को, कि भाई जिसमें डिवीजन वगैरह हो जाए, करेंसी का कन्वर्जन हो जाए। फिर उसके अंदर आप कुछ ऐसा कोई मार्कशीट का प्रोग्राम बनाएंगे। फिर उस मार्कशीट के प्रोग्राम का आप सेव करना सीखेंगे तो उसकी मार्कशीट बनाने की एप्लीकेशन बना लेंगे। इस तरह से आपका ग्रेजुअली जो है सफ़र चलेगा। तो डेट्स इट फॉर दिस इंट्रो ऑफ प्रोग्रामिंग। अगले स्टेज में हम देखते हैं कि C++ क्या है और C++ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है ज़रा सा आगे देखेंगे हम, और दुनिया की टॉप की लैंग्वेजेस में शामिल होती है क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को बनाने में यूज़ होती है। सी लैंग्वेज का सुपरसेट कहलाती है, यानी सी लैंग्वेज के अंदर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को ऐड किया गया तो उसको हमने C++ कहा। और 1985 में आई गेस ये रिलीज़ हुई थी, 79 to 85 के बीच में ये रिलीज़ हुई थी, यानी अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट आज भी ये यूज़ होती है और बहुत सारी मेजर एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, इंक्लूडिंग गेम डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशन जैसा कि सामने लिखा हुआ है, यानी कि जो बड़ी कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र वगैरह होते हैं उनको बनाने में C++ का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक मेन वजह ये होती है इसको सीखने की। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करना चाहते हैं तो C या C++ से शुरू करवाया जाता है ऑलमोस्ट सब जगह दुनिया भर में, यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में या 9 मैट्रिक में, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि आपके करिकुलम में अगर शामिल है ये C++ लैंग्वेज। की वजह ये है कि अगर आप यहाँ से सीखना शुरू करेंगे तो आपके फंडामेंटल्स जो है प्रोग्रामिंग के वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जितनी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे इस कोर्स में, जैसे कि कंडीशंस कैसे लगती हैं, लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वही तमाम कॉन्सेप्ट आपके बाकी सब लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। चाहे आप आगे जावा सीखें, पाइथन सीखें, कुछ भी सीखें आप, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सब जगह वही यूज़ होते हैं। सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है खाली ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज़ करते हुए अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ इमेजेस शायद यहाँ लगा देता हूँ अभी ऊपर। एक गाड़ी है, या एक गाड़ी नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं एक शोरूम में। उन सारी गाड़ियों का डेटा हमें एक जगह ऑर्गेनाइज करना है और हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है कि उन सब का डेटा जो है ना वो हम बार बार एक्सेस कर सकें डिफरेंट कामों के लिए, कि दुनिया भर में उनका जो डेटा है वो चला जाए वेबसाइट्स के ऊपर, उनकी जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएँ। इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है हमने किसी शोरूम के लिए। अब C++ हमें क्या अलाउ करेगी कि हमने एक क्लास बनाई, सिर्फ एक क्लास एक दफ़ा बनेगी जिसका नाम रख दिया कार। उस क्लास के अंदर हम बताएंगे कि भाई इस क्लास की ये 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, इस गाड़ी की कीमत क्या है, इस गाड़ी की कंपनी कौन सी है, इस गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है और इस गाड़ी का जो माइलेज है वो क्या मिलता है हमें फ्यूल के ऊपर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है गाड़ी की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने क्लास के अंदर वो 4 प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी जो कि उनके वेरिएबल्स हैं, जो कि डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब हमें जितनी गाड़ियाँ उस शोरूम में ऐड करनी है, लेट सपोज उस शोरूम के अंदर 15 गाड़ियाँ आती हैं, तो वो 15 की 15 गाड़ियाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगी और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बनेंगी तो हर ऑब्जेक्ट का फ़ौरन उसकी स्पीड, उसकी जो हमने लिखा था माइलेज और सब कुछ के नाम से वेरिएबल्स ऑर्गेनाइज तरीके से बन जाएंगे। उनको हम एक्सेस कर सकते हैं बड़ा आसानी के साथ, सिक्योरिटी भी बेहतर होगी और स्पीड भी काफ़ी तेज़ होगी आपके प्रोग्राम की। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आसान तरीके से आप एक्सप्लेन मज़ीद किया जा सकता है। होपफुली आपको अंदाज़ा हो गया कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होती हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर हम उनका डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लिखा फर्स्ट रिलीज 1985। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम। हमारे पास दुनिया में जो टॉप लैंग्वेजेस हैं उनमें C++ का शुमार होता है। एक ग्राफ आपके सामने है कि 2022 तक US और यूरोप के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग है, जिनकी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट के बाद C++ आती है, यानी C और C# वगैरह सब, PHP वगैरह से भी ऊपर क्या आ रही है, C++। तो डैट मीन्स लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आज भी यूज़ हो रही है और जो रेफरेंस है इस ग्राफ का ऊपर आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है
और अब यकीनन आप जो है ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि जिस वक्त आप ये कोर्स देख रहे हैं उस वक्त क्या मार्केट चल रही है, कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो ज़्यादा इन डिमांड हैं। और C++ ऐसी लैंग्वेज नहीं है जल्दी ख़त्म होने वाली है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, 30 साल पुरानी लैंग्वेज है हमने देखा, और आज तक चल रही है, आज भी एप्लीकेशन बन रही हैं। और अगर आप ये सीख लेते हैं तो फ्यूचर में भी आप इसको बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन जो सारी बातें मैंने बताई कि इसकी जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसकी मेमोरी एफिशिएंसी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को बना के हम काम करते हैं, और दूसरा इसकी स्पीड। जो एप्लीकेशन हमने ज़्यादा तेज़ चलानी होती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि हमने ज़्यादा तेज़ करनी है, उन एप्लीकेशंस को C++ पे जनरली बनाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कुछ गेम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काम आती है, डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने में काम आती है। आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, बस हो गई, तो थ्योरी होनी थी, इससे ज़्यादा मैं इसको ड्रैग नहीं करूँगा, 5 मिनट 10 मिनट बहुत से बहुत। उसके बाद जो है हमारे पास IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम लिख रहे होंगे। अभी अगर आप ये मेरा कोर्स देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, किसी ऐप में देख रहे होंगे, यूट्यूब होगी या कोई और ऐप है, तो वो जो ऐप है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं जो कंप्यूटर पे गूगल क्रोम है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो जो एनवायरनमेंट, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग को करने के लिए, उसको कहते हैं IDE। और वो जो हम इस कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे उसका नाम होगा विजुअल स्टूडियो कोड। अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी किस तरह आपने डाउनलोड करना है, थोड़ा सा इसका प्रोसेस होता है, और बस ठीक है। तो IDE हम जो यूज़ करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद आ जाते हैं हम कंपाइलर। IDE के अलावा आपको एक चीज़ और चाहिए होगी, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो ऐसे समझ लें बड़े आसान तरीके से कि अगर आप चाइना जाएं और चाइना जाने के बाद आपको किसी से बातचीत करनी है, अब हम बात कर रहे हैं उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर, जो भी अगर आप कोई मेरा कोर्स देख रहे हैं, अगर आप चाइना जाते हैं और उस बंदे को सिर्फ चाइनीज़ आती है, अब कैसे बात करेंगे, नहीं कर सकते उसको, या तो हम इशारों में समझाएंगे या कुछ और करेंगे, या एक तरीका ये है कि बीच में हम एक ट्रांसलेटर रख लें। ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपने जो बोला वो ट्रांसलेट करेगा, उस चाइनीज़ को समझाएगा, चाइनीज़ जो बोलेगा वो उससे समझ के आपको समझाएगा। यही काम कंपाइलर करता है कंप्यूटर के अंदर। आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं भाई, ये जो आपने C में लिख दी, पाइथन में लिख दी, जो भी लैंग्वेज सीखी, वो लैंग्वेज कंप्यूटर को कौन समझाए, कंप्यूटर को लैंग्वेजेस नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ बात करता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि 0101 होती है। 01 भी वो क्या होते हैं, बेसिकली आपको अभी तक ये समझा होगा 0101, लेकिन आप कंप्यूटर खोलें, मोबाइल खोलें, आपको कहीं 01 तो नहीं नज़र आते, क्या ना 01 लगे हुए हैं या 01 चल रहे हैं। 01 का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंप्यूटर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम करती है, कंप्यूटर को आप जितना भी खोल लें, माइक्रोस्कोप से देख लें, उसमें आपको नज़र आएंगे डिफरेंट तरह के पास जा रहे हैं, मदरबोर्ड को देखेंगे डिफरेंट तरह के रास्ते जा रहे हैं जिसमें से करंट गुजरता है। तो 0101 क्या होता है बेसिकली, कि जहाँ 0 का मतलब ये होता है करंट नहीं है, 1 का मतलब करंट है। यानी उस तार के अंदर दो बातें हो सकती है ना, या तो करंट नहीं आ रहा या करंट आ रहा है। अगर करंट नहीं आ रहा तो उसको हम कहते हैं 0, करंट आ रहा है तो कहते हैं 1। और कंप्यूटर उसी 0 और 1, यानी करंट आ रहा है और नहीं आ रहा, इन दो स्टेजेस के अंदर वो काम कर रहा होता है, इसलिए वो 01 की लैंग्वेज को समझता है। लेकिन आपने तो यहाँ अंग्रेजी लिख दी, C लैंग्वेज लिख दी, अब उसको कैसे समझेगा। एक कंपाइलर के नाम से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा, कोई भी लैंग्वेज उसमें आपको चाहिए होगा, जो कि आपकी ज़बान को ट्रांसलेट करेगा और 01 में कंप्यूटर को देगा। कंप्यूटर जो एरर वगैरह देगा वो उसको पढ़ेगा और आपको देगा, तो उसको कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर हमारे पास उस सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। डेट्स इट फॉर द थ्योरी। अब शुरू कर देंगे बस हम, जो मैंने सारी बातें बताई हैं आपके काम आएंगी आगे, तो आपको थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं आइडिया रहना चाहिए। कंपाइलर क्या होता है, IDE क्या होता है, C++ कोई सीख रहे हैं अगर आप अच्छे से, तो पता तो हो C++ कब बनी थी, क्या लैंग्वेज होती हैं, इसलिए मैंने सेगमेंट ऐड किया था। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अपने सॉफ्टवेयर को कैसे हमने सेटअप करना है कंप्यूटर के अंदर। तो चलें अगली क्लास में हम शुरू करते हैं। चलिए जी, वेलकम बैक। और अब इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड आप अपने कंप्यूटर में किस तरीके से सेटअप करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन मतलब मुश्किल उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको सब्र और तहम्मुल से मुझे देख देख के फॉलो करना है, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। पहली चीज़, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से गाइड है, जो कि मैं आपको दे दूंगा। ये इसका लिंक आपको यहीं जहाँ वीडियो देख रहे हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इससे बस आपने फॉलो करना है। और मैं भी इसी को फॉलो करते हुए इंस्टॉल करूँगा। मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड था तो मैंने उसको अनइंस्टॉल किया, हो सकता है कुछ डिफरेंट आपको शो हो। मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड था सारा सेटअप, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है और आपके सामने मैं दोबारा इंस्टॉल करूँगा उसे। तो हमने करना क्या है, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है।
तो द फर्स्ट स्टेप विल बी ऑब्वियसली डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। इट्स कम्प्लीटली फ्री और डायरेक्ट डाउनलोड होगा, कोई आपने नहीं इस लिंक पे जाना है, यहाँ से ये फाइल इधर कॉपी करनी है, ऐसे कुछ नहीं। आपने ये लिंक मैंने दिया हुआ यहाँ पे, इधर उसको खोलेंगे हम और ये आपके पास आ गया। विंडोज़ में है तो विंडोज़, अगर मैक यानी आपका पास एप्पल का है तो मैक करेंगे, और अगर आपके पास कोई लिनक्स बेस्ड सिस्टम है तो उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ विंडोज़ पे क्लिक कर देते हैं और अब मेरे पास ये आ गया है लिंक और डाउनलोडिंग नीचे स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ। यस, आपके पास शो हो रहा है। डाउनलोड होने का वेट करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम इसको सेटअप को चलाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, पहले हमने पहला स्टेप तो देख लिया ना। सेकंड स्टेप विल बी कि पहले तो फिर जाहिर सी बात है, इसको डाउनलोड जो किया इसको हम खोलेंगे और नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे, ये तो हो गया। फिर हमने कंपाइलर डालना है, आईडी तो डाल लिया हमने, कंपाइलर डालना है अब। तो कंपाइलर डालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिंक दिया हुआ है इस पर जाएंगे और हम कंपाइलर को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने लिंक खोला, ओ सॉरी ये न्यू टैब में नहीं खुला, तो उसको डाउनलोड का बटन दबा देंगे। तो ये मेरे पास यस वेट करवा रहा है और ये लिंक मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, होपफुली यहाँ नीचे आ जाएगा। यस, तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड भी हो गया है और कंपाइलर भी हो गया है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, नाउ स्टेप नंबर 2 हो गया। पहला स्टेप क्या था, विजुअल कोड डाउनलोड करना है। स्टेप नंबर 2 क्या था, हमारे पास कंपाइलर हमने डाउनलोड करना है। कंपाइलर डाउनलोड करके इसको भी ओपन करेंगे और इसको भी इंस्टॉल करेंगे। नाउ द थर्ड स्टेप विल बी, जब इसको आप खोल लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके अंदर आपने कंपाइलर के अंदर, जो कंपाइलर का बेसिकली भी डला नहीं है, उसका सिर्फ हमने इंस्टॉलर डाला है, तो उसमें से 2 पैकेजेस जो आपने C++ के हैं वो इंस्टॉल करने हैं, अप्लाई चेंजेस करना होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने कंपाइलर अब इंस्टॉल किया था, इसको मैंने ओपन करता हूँ। ये कह रहा है इंस्टॉल, मैंने कहा इंस्टॉल, कह रहा है सी के अंदर, बिल्कुल सी में करना है, कंटिन्यू, और ये मेरे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर मैंने ये काम करना है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। या आप अगर खोल लेंगे ना मेरे साथ ये पूरा लिंक, आप पूरा सेटअप कर पाएंगे। मैंने बहुत सारी जगह देखा, कहीं कोई कॉम्प्रिहेंसिव गाइड नहीं थी कि ये कंपाइलर और फिर विजुअल कोड स्टूडियो। मुझे मालूम है अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जितना मैं इसको आसान कर सकता था उतना आसान करके मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये मेरे पास हो गया है इंस्टॉल, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो गया इंस्टॉल। ठीक है जी, अब कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो ये मैंने कहा ना, ये विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर से आपने MinGW32 बेस और MinG32 GCC G++ इन दोनों को आपने टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद टॉप लेफ्ट पे आपके पास इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें आएंगे और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है अप्लाई, मैंने कह दिया अप्लाई, और अब ये इनको अप्लाई कर रहा है चेंजेस को। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे भाई, इसको तो क्लोज़ कर देंगे, इसको भी क्लोज़ कर देंगे, यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। जैसा आपने देखा कि स्टेप नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये कह रहा है कि इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, वो हमने किया ही नहीं, वो हमने देखो स्टेप नंबर 3 बाकी था। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्योंकि जो डाउनलोड किया था विजुअल कोड स्टूडियो, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं अब हम। तो हमारे पास यही विंडो खुलेगी जो ये दिखा रहे हैं इस तरह की, ये आ गई। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, सी यूज़र, येस, जहाँ भी करना है इसको नेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से नेक्स्ट, इन सारों को चेक कर देना आपने। ठीक है जी, नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई इसकी भी। सेकंड चीज़ भी इंस्टॉल हो गई है। कह रहा है लॉन्च कर दूं, अभी लॉन्च नहीं करना, थोड़ा सब्र करना है भाई, अभी हमने थोड़ा सा काम और करना है और घबराना नहीं है। जैसे कहते हैं थोड़ा सा हमने काम ये करना है, स्टेप नंबर 4 को फॉलो करना है। यहाँ आके मुझे फील हुआ कि ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करके करवाया कि चलो दोनों सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर लिए। अब आते हैं कि भाई जो हमारे पास जो हमने दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है कंपाइलर, कंप्यूटर को बताना ये है कि भाई ये जो कंपाइलर था ये इस जगह पर इंस्टॉल हो गया है। कहाँ किया था हमने, सी के अंदर किया था, मैंने मेंशन भी किया था बीच में। वहीं जाएंगे, उसका जो पाथ है जहाँ पे वो इंस्टॉल्ड हुआ है उसका पाथ मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगा, वो पाथ कॉपी करेंगे और कंप्यूटर के अंदर एक फीचर होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वहाँ जाके आप अपने इस पाथ को पेस्ट कर देंगे। ये आपने पूरा प्रोसेस करना है। तो मैं करके दिखाता हूँ, अपने एक्सप्लोरर में आएंगे हम, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मेरे पास जैसे ये आ गया सी मेरा पार्टीशन। सी पार्टीशन के आने के बाद आप देखेंगे MinGW, जो मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कंपाइलर, वो आ गए, उसकी फाइल्स आ गई। इस MinGW के अंदर आपने आना है bin, इसमें आ जाएंगे हम। bin में आने के बाद जो ऊपर आपका पाथ आ रहा है इसे आपने कॉपी कर लेना है। मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरा पाथ इस तरह से आ जाएगा, इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा। आप देखें यहाँ पे वो फाइल है जो कि हमें चाहिए थी G++, ये फाइल है हमें जो चाहिए, इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया। अभी कंप्यूटर को पाथ कैसे देंगे, विंडोज़ का बटन दबाएंगे, यहाँ आने के बाद लिखेंगे एनवायरनमेंट, ENV, मेरी स्पेलिंग थोड़ी वीक होती हैं, ENVIR। यस, आपने ये जैसे लिखना है अपने विंडोज़ में, 10 है 11 है जो भी आपके पास, उसके अंदर जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास ये फीचर इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने आना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर, इसमें आने के बाद आपने आना है नीचे सिस्टम वेरिएबल्स में, यहाँ आने के बाद आपने नीचे आना है पाथ के अंदर। पाथ पे क्लिक करके आपने क्लिक करना है एडिट के ऊपर।
फॉलो करना है बस सिंपल सिंपल। फिर यहाँ आने के बाद आपने क्लिक करना है न्यू के ऊपर, उस पाथ को आपने कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है और यहाँ हवा में आप क्लिक कर देंगे तो डेट्स इट, ये आपका पाथ यहाँ पे ऐड हो गया है। अगेन ओके ओके एंड ओके, अब काम ख़त्म हो चुका है। अब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो प्रोग्रामिंग को शुरू कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अपने एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हम कुछ मजीद प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करेंगे और वो भी मैंने बताया हुआ है इस गाइड के अंदर, सब कुछ है यहाँ, इसको आपने फॉलो करना है। देखो आपने मैं सब कुछ बताया ना, ये एडिट के अंदर आके सारा कुछ रिटर्न में मौजूद है, ठीक है। आपको वीडियो देखना भी रुक के ही नहीं पड़ेगा, आप इसको देख के पूरा फॉलो कर सकते हैं। अब उसके बाद अब आपने भाई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, बहुत हो गई। तो अब आ जाते हैं हम विंडोज़ का बटन दबाते हैं, विजुअल कोड स्टूडियो हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, डेट्स इट। अच्छा, जो मेरा लास्ट टाइम प्रोग्राम मैंने चलाया हुआ था वो मेरे पास आ रहा है, आपके पास ऐसे नहीं आएगा, आपके पास जो प्रोग्राम बंद करते हैं ऐसा आएगा, ठीक है जी। इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश शुरू करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये हमें कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना होगा। वो कैसे करेंगे हम, यहाँ मेरे पास एक्सटेंशन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ मेरे पास खुद ब खुद आ रही है C++। तो यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, C लिख के सर्च करेंगे, दिस वन राइट हेयर। आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। अच्छा, वो पहले से इंस्टॉल्ड आ रही है, हालांकि मैंने भी नया सॉफ्टवेयर डाला है, बट वो क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल की हुई थी तो वो एक्सटेंशन उसमें पहले से शो होती हैं, तो मैंने इसको अनइंस्टॉल नहीं कर रहा। आपने जब यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी एक्सटेंशन आपको चाहिए वो है दिस वन, कोड रनर। यहाँ आने के बाद आपने ये एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे कोड रनर के नाम से एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, अब हमारे सारे स्टेप पूरे हो गए। C++ भी डाल दी, कोड रनर भी डाल दी, अब आप अपनी प्रोग्रामिंग को शुरू कर सकते हैं। वो भी बताता हूँ मैं, अभी ख़त्म नहीं करेंगे क्लास को, प्रोग्राम कहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। भाई इतना सारा कर लिया हमने, कोई 10-15 मिनट से आपसे इंस्टॉलेशन करवाया जा रहा हूँ। ये जो ऊपर आपके पास एक्सप्लोरर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, या यहाँ से आके आप करेंगे न्यू फोल्डर। आप अपना, क्योंकि इसके अंदर होता है ये कि आप फोल्डर बनाते हैं ऐसे कंप्यूटर में, उस फोल्डर के अंदर आपके सारे प्रोग्राम और उसकी सब फाइल्स मौजूद होती हैं। तो मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा, इसका नाम रख दूंगा क्लास 1, एंटर कर दूंगा, ये मेरे पास फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो उस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे और फिर करेंगे हम न्यू फाइल करेंगे क्लास 1.cpp ये नाम रखना है आपने, जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसका नाम हमने इस तरह रखना है। जब मैं करूँगा एंटर, अब मेरे पास ये प्रोग्राम यहाँ से बनना शुरू हो गया है। ना व्हाट आई एम गोना डू कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। एक सैम्पल सी प्रोग्राम लिखते हैं, समझाऊंगा उसको मैं अगली क्लास में, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो अगली क्लास से हम शुरू करेंगे, बट मैं एक बिल्कुल बेसिक सा सी प्रोग्राम लिखता हूँ। ये मैंने अपना एक बहुत ही सिंपल सा C का प्रोग्राम लिख दिया है, C++ का बेसिकली, और आपने भी कुछ नहीं करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये मैंने जो प्रोग्राम है ये समझाने आ गया आपको। प्रोग्राम का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, जो कि C लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। ये लिखने के बाद आपको ये हो जाएगा कि टेस्ट कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम को, क्या ये काम भी करेगा या नहीं करेगा। तो अब जो टेस्ट कैसे करना है कि आपने ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम लिखना है, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, माय नेम इज़ फात की जगह कुछ भी लिख दें आप यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये जो डॉट, सेमीकोलन, सब कुछ आपने बिल्कुल सेम लगाने हैं। आपको चाहो तो मैं प्रोग्राम कमेंट करके वहाँ पे दे भी दूंगा, जो अभी थ्रेड चल रहा था ना, वहाँ मैं आपको प्रोग्राम दे भी दूंगा, वहाँ से आप इस प्रोग्राम को कॉपी करके भी लिख लें भले, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका सॉफ्टवेयर अब सही काम कर रहा है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ से क्लिक करना है रन कोड के ऊपर। जब आप रन कोड के क्लिक करेंगे तो देखो नीचे आ गया माय नेम इज़ फहाद, और अगर आपके पास यहाँ तक हो गया है, डैट मीन्स कि अब आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और अगली क्लास से हम अपनी प्रोग्रामिंग को बाकायदा शुरू करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए जी, कोर्स के अंदर अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जो है मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूँ अपने विंडोज़ को। मेरे सामने एक प्रोग्राम ओपन होया हुआ है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपके सामने ही बनाया था बिल्कुल। अब हम सीखना शुरू करते हैं कि आखिर प्रोग्राम बनता कैसे है, होता क्या है। तो जहाँ आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये कहलाता है C++ प्रोग्राम का एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जो लोग अपनी एकेडमिक्स के लिए इस कोर्स को देख रहे हैं, यानी C++ सीख रहे हैं, तो उनको इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे आम तौर पर ये ज़रूरी है कि कहलाता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यानी कि मैं पहले ये मिटा देता हूँ, ये जो लाइन है ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। ये जो लाइंस है ना, ये आपके हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट होंगी ही होंगी, ये जो सारी लाइंस हैं। अब इन लाइन में एक एक लाइन को थोड़ा समझते हैं। ऊपर हमारे पास दो लाइंस हैं, इनमें हमारे पास पहली लाइन है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये कहलाती है हमारी हेडर फाइल। हेडर फाइल में क्या होता है कि बहुत सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं। एक डिक्शनरी है, जैसे आपकी अंग्रेजी में डिक्शनरी होती है, तो C++ की डिक्शनरी है कि उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। प्रोग्राम को पहले से वो सारी बातें आपने सिखा दी कि भाई इन चीज़ों में ये ऐसे होगा, और उसका नाम हम जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं वो है आईओ स्ट्रीम। ये ऑलमोस्ट आपको हर कोड में यूज़ करनी होगी, यानी ये स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा, जो मैंने बता दिया आपको, प्रोग्राम स्ट्रक्चर यही बनेगा हर कोड का। तो ऊपर की दो लाइनें ऐसे ही आती हैं ऑलमोस्ट। तो जो आईओ स्ट्रीम के नाम से हेडर फाइल है, इसका नाम है आईओ, इनपुट आउटपुट।
तो इनपुट और आउटपुट लेने में मदद करती है, और हर प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट तो होगा ही आपका। वो जो हम आगे भी करेंगे इनपुट आउटपुट की कमांड, जैसे सी आउट और सी इन के नाम से कमांड यूज़ करेंगे, वो आईओ स्ट्रीम हमें इनेबल करती है। अगर मैं आईओ स्ट्रीम नहीं लगाऊंगा तो प्रोग्राम एरर दे देगा कि भाई मुझे इन कमांड्स के बारे में पता ही नहीं है। सेम मेरे पास एक नेम स्पेस यूज़ करते हैं हम एसटीडी के नाम से, और ये हमारे पास एक तरीके से डायरेक्टरी होती है, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होती है। और फिलहाल आप इसको सिंपली ऐसे समझें जैसे आईओ स्ट्रीम था हमारे पास, प्रोग्राम को समझ आ गया, अच्छा भाई ये ऐसे होना है। ऐसे ही एक और लाइन है जो कि प्रोग्राम को कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें बता देती है। अब ये दो लाइंस जो हैं आपके पास समझने के लिए, बताया आसानी के लिए, ऐसे ही रहेंगी हर कोड में। उसके बाद ये जो है INT मेन, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ क्लोज हो रहा है। ये बातें समझने की ज़रूरत है कि ब्रैकेट जैसे यहाँ ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये बता रहा है कि ये मेन के नाम से एक फंक्शन है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर मेन वो फंक्शन है जो कि आपका मेन फंक्शन है। मेन को मेन और क्या बताऊँ कि जो आपका सबसे जो स्टार्टिंग फंक्शन है कि जब प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होगा और यहाँ पे आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा। अब इसके अंदर हम चीज़ों को कॉल करवा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो मेन है मेरा फंक्शन है, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 0, यानी कि मेन को जो है ना वो मेरी वैल्यू रिटर्न करे 0, ताकि कंप्यूटर को ये फील होता है जब रिटर्न 0 किया कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो ये जो चंद लाइंस थी, इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ तक। ये चंद लाइंस थी, ये सारी लाइंस जो है हमारी मेन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कहलाता है। ये अब आपको याद रहना चाहिए। इसके ऊपर इस जगह मैं अपना प्रोग्राम लिखूँगा, जो भी प्रोग्राम मैंने लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहला सिंटैक्स आपको बताता हूँ, डेट इज सी आउट। C++ लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, और C++ लैंग्वेज के अंदर कुछ भी अगर आउटपुट देना है हमें तो हम क्या यूज़ करेंगे, सी आउट। और अगर इनपुट लेना है तो हम यूज़ करते हैं सी इन। तो मैं सी आउट करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ फहद। ये वो प्रोग्राम है जो पिछली दफ़ा मैंने आपको बना के दिखाया था। अब इस प्रोग्राम में एक एरर है, वो रहेगा। जैसे ही मैं इसको करता हूँ रन, तो मेरे पास देखो आपके पास यहाँ इस तरीके से एरर आ गया, सेमी कॉलन का एक एरर आ गया। ये कह रहा है एक्सपेक्टेड दिस, इंग्लिश में बता रहा है, भाई थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो मैं है ना, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिटर्न से पहले, जो कि मुझे नहीं मिला। यानी कि हर लाइन के आखिर में ये सिंबल आना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं सेमी कॉलन, और ये लाइन का टर्मिनेटर होता है, यानी कि यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो गई। एक तरीके से फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम करते हैं इंग्लिश में, ऐसी मिस्टेक्स को यहाँ कह लो सिंटैक्स एरर। ये जो था हमारे पास क्या था, सिंटैक्स एरर आया था। जब मैं ये कीबोर्ड से अपना ये सिंबल लगा दूंगा और अब मैं करता हूँ दोबारा से डिबग C++ फाइल, ये हो गई है। उसके बाद मैं करता हूँ रन कोड, तो मेरे पास देखो ये कोड अब नीचे रन हो गया है। बिल्कुल आखिर में आप देखो यहाँ पे ये कोड मेरे पास रन हो गया है। माय नेम इज़ फहद लिखा हुआ आ गया है। क्या चेक करेंगे, मैं करता हूँ माय नेम इज़ फहद नहीं करता, माय नेम इज़ शाह फहद अहमद, चेंज करता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि चेंज कैसे होगा। जो मैं यहाँ लिखूँगा ना, वो मेरा प्रोग्राम मुझे यहाँ नीचे आउटपुट दे देगा। दिस इज़ यूर फर्स्ट फंक्शन, यानी कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को लिखें तो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। सबसे बेसिक और आसान फंक्शन था। अब मैं अगेन से इसको डिबग करता हूँ और फिर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो अब आप देखो नीचे सबसे आखिर में क्या आ गया, माय नेम इज़ शाह फहद अहमद। डेट मीन्स के प्रोग्राम में ये चेंज हो गया है। राइट नाउ मैंने आपको आउटपुट कैसे देते हैं स्क्रीन के ऊपर वो फंक्शन बता दिया है। अब इनपुट कैसे लेते हैं उसका फंक्शन बता देता हूँ, लेकिन वो इनपुट आप तभी ले सकते हैं जब आपको वेरिएबल समझ आ जाए, जो कि अगली क्लास में आएंगे। तो उसके साथ फिर हम इनपुट को लेना सीखेंगे। तो सी इन, दिस इज़ योर इनपुट फंक्शन। क्या आपने किसी भी चीज़ को इनपुट लेना, तो अगर मैं लिखता हूँ सी इन ए, तो अब ये बताएगा कि भाई मेरे पास ए जो है मुझे पता ही नहीं क्या है। ये बोल रहा है कि देखो ए इज़ द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, कि मुझे पता नहीं कि ए है क्या। तो उस ए को डिफाइन कैसे करते हैं, उसको हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, अगली क्लास में करेंगे। बट इस तरीके से सी इन से हम इनपुट ले सकते हैं और सी आउट से स्क्रीन के ऊपर हम आउटपुट दे सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंज किया है, वो ये है कि अब जो मेरे पास आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा कि जब मैं ऊपर टॉप राइट पे प्ले का बटन दबाऊंगा डायरेक्ट, तो मेरे पास ये प्रोग्राम रन हो गया और ये लिखा हुआ आ गया माय नेम इज़ शाह फहद अहमद। ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, ये नन्ना सा आ रहा छोटा सा। अब इसकी वजह ये है कि मैं सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज की हैं, वो सेटिंग्स मैं आपको भी दिखाया था हम क्या करनी है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको ना। तो ये सेटिंग का बटन है बॉटम लेफ्ट पे, इस पर आना है और सेटिंग का बटन आप यहाँ से प्रेस कर देंगे। यहाँ आने के बाद सर्च करेंगे कोड रनर, टॉप पे सर्च करेंगे कोड रनर। उसके अंदर आपने जो जिन चीज़ों पर टिक लगाना है वो है टॉप पे। पहला तो ये है कि जो प्रीवियस आउटपुट है, बार बार जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो पिछला वाला प्रोग्राम मिट जाए और नया वाला प्रोग्राम
स्टार्ट हो। देन आपके पास इसको टिक लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ 2-3 है, ये आपके पास सामने आ रहे हैं, ये सारे आपने इनेबल कर देने हैं। तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम इसके डिफ़ॉल्ट टर्मिनल में रन हो रहा है, जो थोड़ा ज़्यादा क्लीन है। यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। टॉप पे आपके पास ये विंडो ओपन है सेटिंग्स, इसको बंद कर देंगे और वापसी से हम अपने प्रोग्राम के ऊपर आ जाएंगे। अब हम समझेंगे हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स के साथ साथ मैं कमेंट्स का भी आपको बता दूंगा। हम समझेंगे इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स को, ठीक है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अच्छा, अब देखो, अगर मैं ये वेरिएबल लिख दिया, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, और अब मैं रन करूँगा तो मेरा कोड यहाँ पे एरर दे देगा। देखो नीचे यहाँ पे कुछ एरर सा आ गया, वेरिएबल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कंप्यूटर बोल रहा है वेरिएबल मुझे डिक्लेयर ही नहीं किया, क्या है, तो मैं ऐसे कैसे मान लूँ भाई क्या है ये। तो हम इसको कमेंट कर सकते हैं, जस्ट ये 2 स्लैश यूज़ करेंगे बस। अब ये कमेंट हो गया, वो एरर जो आ रहा था ना, जैसे वो आ रहा था ग्रामेटिकल एरर टाइप का, वो चले गया। अभी हम रन करते हैं, अब वो हमारा प्रोग्राम रन हो गया और कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। नीचे हमारे पास ये आ रहा है प्रोग्राम का आउटपुट, ठीक है। बार बार रन करते नीचे आप देखो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप समझ लो, वेरिएबल कुछ कंटेनर होते हैं जिसमें आप डेटा डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डब्बा उठाता हूँ छोटा सा, ये मेरे सामने आ गया स्क्रीन में, छोटा सा डब्बा आ गया, ये यहाँ आ गया। मैं इसके अंदर कुछ डेटा डाल दूँ तो ये डब्बा मेरा एक कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल हो गया। इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, यानी इसमें डेटा है ना वो वेरी कर सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल। एक दूसरी चीज़ होती है कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी प्रोग्राम में। वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के दरमियान चेंज हो सकती है, डेट्स इट, इतनी सी बात है। अब कैसे होती है भाई? फॉर एग्जाम्पल, अब वेरिएबल हमारे पास 3 कॉमन होते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं। कॉमन हमारे पास एक होता है इंटीजर, INT, फ्लोट और करेक्टर। ये 3 हमारे पास कॉमन होते हैं। इसके अलावा डबल होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं। ये तमाम जो वेरिएबल साइंड अनसाइंड होते हैं, लेकिन उतनी अभी गहराइयों में नहीं जा रहे। वक्त के साथ साथ जैसी वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना, वो क्लियर हो रही, कौन सा आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल हम देखेंगे इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। तो वेरिएबल तो बन गया इंटीजर, उसका कोई नाम रखना है। वेरिएबल का, इस डब्बे का कोई नाम रखना है। रेड डब्बा है, ठीक है ना, तो मैं वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने रेड, हो गया, ठीक है। फ्लोट, इसका नाम रखता हूँ रेड F, रेड फ्लोट, ठीक है ना, रेड F। करेक्टर रेड C। तो मैंने 3 यहाँ पे अपने पास वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। अब मैं नीचे क्या लिखूँगा? जैसे मैंने बताया प्रोग्राम यही लिखेंगे सारा, कुछ भी मैं लिखूँ, जैसे सी आउट करूँ, सी इन करूँ, वो रन होगा। जब तक सी आउट सी इन नहीं, नीचे कुछ भी रन नहीं होगा, प्रोग्राम अभी भी एम्प्टी है। तो मैं कहता हूँ सी आउट और वैल्यू लिख दो रेड की। अब रेड की वैल्यू तो पता ही नहीं थी, तो मैं यहाँ रेड की वैल्यू कर देता हूँ कि 3। फॉर एग्जाम्पल रेड की वैल्यू 3 थी और मैंने रेड को आउटपुट करा दिया कि भाई कंप्यूटर जो है मुझे आउटपुट दे दे रेड की वैल्यू। जब मैं यहाँ रन करूँगा, नीचे आप देखो प्रोग्राम का आउटपुट ये आ गया। ये आता है इस लाइन के बाद जो आ रहा है ना, क्लास 1 की लाइन के बाद, दिस इज़ अवर आउटपुट। और वो आउटपुट क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 हमारा आंसर है इस प्रोग्राम का। हो गया, तो हमने एक वेरिएबल बनाया रेड के नाम से, उसकी वैल्यू रखी 3, वो हमने प्रिंट कर दी। अभी मैं कहता हूँ कि भाई 3.5, रेड की वैल्यू 3.5 हो जाए, यहाँ मसला आएगा। अभी जब मैं रन करूँगा देखो मेरे पास वैल्यू तब भी आ रही है 3, क्योंकि इंटीजर पॉइंट में नहीं होता। मैथ्स जिन्हें पढ़ी होंगे पता है इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं इंटीजर। अब मैं अगर कहता हूँ भाई रेड F जो कि फ्लोट था, अब प्रिंट करता हूँ, तो अब देखो आंसर आ गया 6,42,000 कुछ करके। एरर आया, प्रोग्राम में एरर आया है। वो एरर कौन सा है मैंने आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। मैं पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था एक एरर होता है सिंटेक्स एरर। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल कुछ गलत लिख दिया, तो उसमें क्या आ रहा था, सिंटेक्स एरर आ रहा था। ये जो एरर आया है दिस इज़ कॉल्ड समथिंग लाइक लॉजिकल एरर, कि आपने लॉजिक की गलत बनाई है, कि मैंने लॉजिक कुछ और बना रहा था, बना कुछ और रहा था, कर कुछ और दिया। क्या एरर आया है कि जो मैंने लिखा था रेड, तो प्रिंट तो इंटीजर हो रहा है, और जो वैल्यू दी है मैंने रेड F को दी है, तो प्रिंट भी मुझे करवाना होगा रेड F। और अब जब मैं प्ले का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास अब आंसर आ गया 3.5। होपफुली मेरी स्क्रीन आपके पास क्लियर होगी, और ये मेरे पास 3.5 जो आंसर है ये आ गया है। थोड़ा टर्मिनल को मैं ऊपर कर लेता हूँ। 3.5 मेरे पास यहाँ यह आंसर इस प्रोग्राम का अब आ गया है। डैट मीन्स कि मैंने फ्लोट दिया ना, तो वो पॉइंट में आ गया। तो फ्लोट हमारा वो वेरिएबल होता है जिसको हम पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर? इंटीजर वो वेरिएबल होता है जिसको आप नंबर बनाते हैं, फ्लोट वो होता है जिसको आप पॉइंट में दे सकते हैं। देन हमारे पास आता है करेक्टर। तो मैं कह देता हूँ रेड सी जो मेरा है, अगर मैं चाहूँ इसको प्रिंट कराना 3.5 करके, जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखो ये एरर तो नहीं आ रहा, इसने हार्ट बना दिया, दिल बना दिया।
ये क्या बात हुई भाई? इसका मतलब करेक्टर के अंदर कुछ और ही आता है आउटपुट, मतलब करेक्टर में कुछ और कहानी है। जब मैं कहता हूँ 72 फॉर एग्जांपल और अब मैं करता हूँ प्रिंट, तो अब देखो आंसर आ रहा है H, मेरा आंसर आ रहा है यहाँ H। ये कैसी बात हुई भाई कि मैंने लिख रहा हूँ 72, आंसर आ रहा है H। इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्टर है ना रेड सी, इसके आंसर में करेक्टर प्रिंट होता है, यानी कोई करेक्टर ABC अल्फ़ाबेट ये प्रिंट होता है। तो 72 का जो 72 का मतलब वो ले रहा है H। क्यों ले रहा है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसको कहते हैं हम ASCII कोड। ASCII कोड अगर आप लिखोगे ASCII ASCII टेबल या ASCII कोड गूगल पे आते हैं और लिखते हैं तो एक टेबल आता है हमारे पास चार्ट, और ये आपको बताता है कि अगर हमारे कैरेक्टर्स को नंबर में कन्वर्ट किया जाए, कंप्यूटर किन नंबर्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है डेसिमल से कैरेक्टर में, तो ये टेबल आपको यहाँ बताएगा कि देखो 72 जो है ना इसकी रॉ में जो हमारा जो वो है अल्फ़ाबेट है वो H होता है, यानी 73 का मतलब होगा I, 74 का मतलब होगा J। ये कहलाते हैं ASCII कोड। कहीं कहीं ये काम आ जाते हैं और यहाँ आपको जो है ये चीज़ समझ आ जाएगी। देखो अपर केस H कहते हैं हम हमारा 72 को, तो जब मैं यहाँ आता हूँ देखो ये कैपिटल H आ गया, 74 का मतलब हमने कहा J। अब मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया J। सो करेक्टर हमारे पास इस तरीके से आते हैं। इनको स्टोर कराने का जो करेक्टर को करेक्टर याद नहीं रखना होता है ASCII कोड, उसके लिए ये वाला सिंगल कॉलन लगाते हो और अब जो मैं यहाँ लिखूँगा वो स्टोर हो जाएगा। तब कहता हूँ स्मॉल a, तो स्मॉल a मेरा रेड सी के अंदर स्टोर हो जाएगा और अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरा स्मॉल a मेरा आंसर आएगा। तो हमने इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर बना के उनको प्रिंट करवा लिया। अब आते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि सी इन बताऊंगा आपको। सी इन यानी कि इनपुट कैसे लेते हैं। वो कैसे लेते हैं कि मैं यहाँ कहता हूँ सी इन और वैल्यू दो रेड की, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ रेड के अलावा एक वेरिएबल और बनाता हूँ। ऑलराइट, मैं कहता हूँ रेड के बाद ब्लू, ओके, और मैं एक और बनाता हूँ रेड इंटीजर ग्रीन, या मैं कहता हूँ इंटीजर सम। एक तीसरा इंटीजर बनाता हूँ उसको कहता हूँ मैं सम। 3 इंटीजर हो गए, रेड, ब्लू और सम। अब इन तीनों का मैं इस्तेमाल करूँगा। मैं क्या कहूँगा, ये सी आउट तो मैंने हटा दिया, सी इन मुझे दो रेड की वैल्यू, देन सी इन मुझे दो ब्लू की वैल्यू, देन सी आउट आप करो रेड प्लस ब्लू, ओके। तो अब क्या करेगा, ये रेड और ब्लू की जो वैल्यू है उसको ऐड करेगा, प्रोग्राम कुछ काम करेगा और हमें आंसर दे देगा। ये जो प्लस है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर, और ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है कि दोनों को प्लस कर रहा है, रेड और ब्लू को। तो अभी जब मैं प्ले करूँगा प्रोग्राम को तो अब ये मुझसे इनपुट मांग रहा है। नीचे मैं जब कीबोर्ड से लिखूंगा तो इनपुट मांग रहा है। यहाँ तक आप लोगों ने भी मुझे साथ साथ फॉलो करना है। याद रहे, आपको समझ तभी आएगा जब आप मुझे साथ साथ फॉलो कर रहे होंगे। इस बार में थोड़ी सी मैं आगे बात करता हूँ अगली क्लास के स्टार्ट में, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 6, ठीक है जी, एंटर। नीचे आप देखो 6 मैंने एंटर कर दिया। दूसरा मैं कहता हूँ 8, एंटर। तो आंसर इसने मुझे बता दिया 14। 8 और 6 को सम करके मुझे 14 आंसर दे दिया। तो जब आप वेरिएबल्स को यूज़ करना सीख गए, तो सी इन मैंने क्या आपने आपसे इनपुट दिया मैंने उसको, अगर आप वेरिएबल्स को यूज़ करना सीख गए तो अब मेरा प्रोग्राम कुछ काम करना शुरू कर दिया कि 2 वेरिएबल्स लिए उनको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगेन मैं यही काम करता हूँ, माइनस कर दिया सिर्फ मैंने, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया लेकिन अब की दफ़ा माइनस का। अब मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ अगेन 6, यहाँ नहीं देना, मैंने गलत जगह दे दिया, ये मिटाते हैं हम, यहाँ देंगे 6, ठीक है जी, 8, दोबारा सेम दिया मैंने 8। अब आंसर आया -2, डेट मीन्स 6 - 8 = -2। तो मेरे जो ऑपरेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं सही सही। नाउ वेरिएबल बना लिया हमने, रेड ब्लू बनाया हमने, रेड एफ बनाया, होपफुली क्लियर होगा। एक और चीज़, कुछ एक टर्म होती है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ये जो वेरिएबल्स हैं ये मैंने बनाए हैं मेन के फंक्शन के अंदर, तो ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल, यानी मेन के अपने वेरिएबल्स हैं। बाहर कोई फंक्शन होगा उनके लिए उसके लिए इस वेरिएबल्स को यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा अगर ये पब्लिक नहीं है। तो मैं अगर बाहर बनाता हूँ कुछ वेरिएबल्स, यहाँ पे मैं यहाँ भी बना सकता हूँ इंटीजर, ब्लू ग्रीन तो हो गए, कार के नाम से मैंने एक इंटीजर बना दिया, अब भी ठीक है। तो इस कार की वैल्यू जो भी होगी, या मैं इनपुट आउटपुट लूँगा तो मैं यहाँ पर उस कार को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई और मेन के अलावा फंक्शन हो वो भी उस कार को यूज़ कर सकता है, क्योंकि कार हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ये जो अंदर के वेरिएबल्स थे ये लोकल वेरिएबल थे। अगेन मैंने बताया, मुझे मालूम है बिगिनर्स को कहाँ कोई चीज़ें दिमाग पे भारी हो जाती हैं, तो यहीं तक रखेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। जो फंक्शन के अंदर आते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। एक छोटी सी चीज़ ये कि मैं वेरिएबल को ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक ही लाइन में मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊँ और ये इस तरीके से इंटीजर ब्लू कॉमा सम,
तो मैं इस तरीके से भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ एक ही लाइन में, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेड ब्लू और सम तीनों बन गए लेकिन एक ही लाइन में बन गए। इसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि इंटीजर रेड इक्वल्स टू 5, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि रेड की वैल्यू 5 यहीं पे असाइन कर दी, ये भी कर सकते हैं हम। तो रेड की 5 की वैल्यू मिल जाएगी और रेड सी क्योंकि एरर दे रहा है, देखो रेड सी तो है ही नहीं, तो ये कह रहा है रेड सी में एरर आ रहा है नीचे, इसको मिटा देंगे हम। यही ट्रबल शूटिंग मेन जो है वो चीज़ है। अगर ट्रबल शूटिंग आपको आ जाएगी ना कि एरर आ रहा है और कहाँ से रिमूव होगा, बस प्रोग्रामिंग आपको आना शुरू हो जाएगी। डेट्स इट फॉर दिस क्लास। वेरिएबल समझ लेते हैं, हमने वेरिएबल बनाए, ऐड किए और यहाँ तक हमने कर लिया। अगली क्लास के शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे ये कहनी है कि जब आप मेरा ये कोर्स देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आपको ये समझ तभी आएगी जब आप साथ साथ परफॉर्म करेंगे। जो करते आ रहे हैं ना, शुरू की 3-4 क्लासें हो गई ना, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं डैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड। हर्डल ये आइए अगर आप नहीं कर पा रहे कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, सोचेंगे आप मैं वीडियो देख लेता हूँ, किसी दिन परफॉर्म करूँगा, वो किसी दिन कभी नहीं आने वाला, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे ना, दिमाग पर भारी होता जाएगा और आप नहीं समझ पाएंगे। करना आपने ये है, अगर अभी तक आप सिर्फ देख रहे हैं, रोक दो, आपने ये क्लास रोक देनी है। पहली क्लास से सॉफ्टवेयर को जाना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, खोलना है। पिछली क्लास तक जो प्रोग्राम बनाया है रेड प्लस ग्रीन वाला, वो बन जाना चाहिए अब आपका। जब वो बन जाए ना, अब आपने आना है और अब आपने ये क्लास देखनी है। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, वो आसान था तो फिर ठीक है, अगर आप वो काम कर सकते हैं तब भी आप वो करके देख लो कि आपसे यहाँ तक हो रहा है भाई विजुअल कोड में, फिर आप आगे देखना शुरू करो, तो ही कोई पॉइंट है आगे चलने का। अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट, आप समझ ही नहीं आएगा कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है, क्या होना शुरू हो गया, क्योंकि पुरानी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होती चलेंगी। परफॉर्म आपने साथ साथ करना है। तो अब आ जाते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, और इस क्लास के अंदर हम एक पूरा प्रॉपर काम करेंगे, और वो काम हम ये करेंगे कि एक कैलकुलेटर के नाम से पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे। पिछली जो चीज़ें अभी तक हमने कर ली हैं ना, उसके नाम से हम अपना पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं लिखता जा रहा हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, प्रोग्राम प्रॉपर है तो सी आउट भी आएगा, ठीक है ना। सी आउट करेंगे हम दिस वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम, ये लिख दी मैंने पहली लाइन। लिखा हुआ आएगा भाई वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम, इसके आगे स्टार भी लगा सकते हो आप। ऐसे एक तरीका होता है बेसिक प्रोग्रामिंग में, जब बिल्कुल इनिशियल लेवल का आपको प्रोग्राम बना रहे हो तो ऐसे बन जाता है आपका। उसके बाद मैं कहता हूँ सी आउट, और मैं कहूँगा एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद मैं बनाऊँगा 2 फ्लोट n1 n2। n1 n2 वो 2 नंबर होंगे जो कि आपका यूज़र इनपुट देगा। वो इनपुट लेने के बाद कैलकुलेटर का प्रोग्राम उसको सम करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, सारा कुछ करेगा। तो कैसे करेगा, चलो यहीं तक रखते हैं, अभी यहाँ सिंपल रखते हैं। फिर मैं कहता हूँ सी आउट, यहाँ पे आने के बाद एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 1। इस तरीके से नंबर 1 जो हमारा पहला नंबर है उसकी वैल्यू दो। देन मैं यहाँ पर आऊँगा, कॉपी करूँगा इसको, अगेन मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं इसको कर दूँगा एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 2। सेकंड नंबर का इनपुट दे देंगे। इन दोनों के बीच में, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आया, देखो सेमी कॉलन लगा दिया। इन दोनों के बीच में क्या करूँगा, सी इन नंबर 1, सी इन नंबर 2। पहले लिखा हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम, फिर लिखा हुआ आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लिखो, फिर तो एंटर द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर लिखो। अब क्या हो, अब हमको चाहिए कुछ फ्लोट और कुछ वेरिएबल्स और, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, साथ साथ आप फॉलो करो, समझ आ जाएगा बिल्कुल आराम से। सम क्या होगा हमारा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। सब्ट्रैक्ट क्या होगा हमारे पास, नंबर 1 माइनस नंबर 2। मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास, नंबर 1 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टार से बनता है, नंबर 2। डिवीजन क्या होगा, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। चारों काम हमने कर लिए। यहीं रोकता जाऊंगा, मैं चीज़ें साथ साथ बताऊंगा ना। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जो 2 नंबर्स को, 2 वेरिएबल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, इनको कहते हैं ऑपरेटर्स। ये हमारे चारों अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, और जो इक्वल्स टू इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होते हैं। बजाय के थ्योरी में आपको बताऊँ ये ऑपरेटर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, डायरेक्ट आप सामने देखोगे ना तब आपको क्लियर होती हैं ये चीज़ें। अब आते हैं हम कि चलो भी चारों काम कर लिए। अब सी आउट द सम ऑफ n1 and n2 इक्वल्स टू, एंड देन मैं यहाँ पे दोबारा ये लगाऊंगा सम। तो सी आउट मेरा
जो नंबर 1 और नंबर 2 का सम है वो क्या हो जाएगा, जो सम का आंसर है वो आ जाएगा। इसी लाइन को मैं 4 दफ़ा कॉपी करूँगा। द सम के बाद द डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन को कह सकते हैं डिफरेंस, नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन। देन हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आप चेंजेस करके देखना है, बिल्कुल आप मेरे साथ साथ आप अपने हिसाब से कुछ इनपुट दो, कुछ चेंजेस करो, कुछ बेहतर बनाओ, कोई मसला नहीं। डिवीजन ऑफ n1 एंड n2 इक्वल्स टू div। थैंक यू फॉर यूजिंग माई प्रोग्राम, गुड बाय। आखिर में मैं ये लिख दूंगा, तो सी आउट, थैंक यू फॉर यूजिंग माई प्रोग्राम, बाय बाय। ओके जी, तो ये प्रोग्राम बना दिया हमने पूरा एक, जस्ट लाइक दैट। अभी आधा एक घंटा आपको कोर्स में आएगा होगा, पहला प्रोग्राम आप बना पाओगे। होपफुली समझ आ रहा होगा क्या चल रहा है, नहीं आ रहा एक दफ़ा पूरा खुद लिखो और चेंजेस करो, उसमें सब समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। उसके बाद अब आपने ऊपर प्ले का बटन है, दबा देना है। लेट्स सी, कोई एरर नहीं आया, मेरा टर्मिनल ये आ रहा है। मैं टर्मिनल को बड़ा करता हूँ, आप देखो टर्मिनल ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। कह रहा है वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम, एंटर 2 नंबर्स, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1। एक बड़ा मसला क्या हुआ, सारा कुछ एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि हमने तो अलग अलग से आउट में किया है। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है समथिंग इज दैट इज़ कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। क्या मतलब एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि अगर मैं चाह रहा हूँ इन दोनों के बीच में एक नई लाइन आ जाए, तो मैं यहाँ लगाऊंगा /n। ये दूसरी स्लैश जो है ये इंटर के ऊपर वाली स्लैश होती है, वो वाली स्लैश है। इससे क्या होगा, अगला जो काम है वो अगले न्यू लाइन में होगा। और ये ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं न्यू लाइन लगाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ एंटर दबाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है अगली लाइन आ गई, एरर आ जाएगा, वहाँ टर्मिनेटर कौन लगाएगा ऊपर, ऐसा काम नहीं हो सकता। तो ऐसे काम करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। तो हर लाइन के आखिर में एस्केप सीक्वेंस आना चाहिए। यहाँ पे मैं सिलेक्शन लगा देता हूँ 2 दफ़ा, और इन सब लाइंस के बाद भी एक एस्केप सीक्वेंस आएगा आपके पास, जस्ट लाइक दैट। और अब मैं करता हूँ अगेन से रन। तो रन किया, देखो अभी इस तरह से प्रोग्राम पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, एक छोटा सा रिटन में सॉफ्टवेयर है ये कि वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम, एंटर 2 नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, मैंने कहा 5, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2, मैंने कहा 3, द सम ऑफ n1 and n2 इक्वल्स टू 8, बिल्कुल ठीक। डिफरेंस इज़ 2, बिल्कुल ठीक। मल्टीप्लिकेशन इज़ 15, बिल्कुल ठीक, 5 and 3 की। द डिवीजन ऑफ n1 and n2 इज़ 1.677। थैंक यू फॉर यूजिंग माई प्रोग्राम, बाय बाय। और यहाँ थैंक यू के पास सिलेक्शन नहीं आया था, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन लगा देंगे, हम 2 दफ़ा लगा देंगे, ठीक है। तो इसने इस तरह प्रोग्राम पूरा चला दिया। डिवीजन 1.6 आई, यस बिल्कुल ठीक आई है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई एरर नहीं है। एरर अभी मैं लेकर आता हूँ। सिंटेक्स एरर तो तब आएगा जब मैं गलती कर दूँ। यहाँ पे एक टी बढ़ा भी दूंगा ना, सिर्फ सी आउट कर दूंगा तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। ये देखो एरर आ गया। अगर मैं आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा ना, सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो सिंटेक्स एरर तो फ़ौरन आया था भाई। लेकिन अब और डिफरेंट टाइप के एरर्स, पहले तो प्ले करते हैं, ठीक है। आ गया, इंटर द प्रोग्राम, इंटर 2 नंबर, इंटर द वैल्यू ऑफ 1, मैं कहता हूँ 10, इंटर द वैल्यू ऑफ 2, तो सेकंड नंबर मैं कह देता हूँ 6। तो हमारे पास सम हो गया 16, डिफरेंस हो गया 4, और मल्टीप्लिकेशन हो गई 60, और डिवीजन हमारे पास 10 डिवाइड बाई 6 1.667 बन गया प्रोग्राम। यहाँ पर प्लस की जगह मैं लगा दूँ माइनस सम में। अब एरर आएगा, वो एरर प्रोग्राम रन तो होगा, लेकिन जहाँ पे उसने ऐड करना है ना, वहाँ वो क्या कर देगा, आंसर में माइनस कर देगा। आ गया, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1 मैं कहता हूँ 9, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2 मैं कहता हूँ 7। कि कह रहा है 9 और 7 का सम 2 है, जो कि एक एरर है। ये एरर प्रोग्राम रन होने के दरमियान आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब ये कि आपकी लॉजिक ही गलत है, आपकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं है, हम कहते हैं। तो लॉजिकल एरर कैसे रिमूव होगा, प्रोग्राम में आप देखोगे कि कहाँ एरर आ रहा है, भाई सम में एरर आ रहा है, सम का फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला गलत लगाया, इस फॉर्मूले को मैं सही कर दूंगा तो वो लॉजिकल एरर रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है ना, क्योंकि हमारा विजुअल कोड स्मार्ट है। अगर मैं यहाँ पे 0 से डिवाइड भी करवाऊंगा ना इस नंबर को, रन टाइम एरर, तीसरा एरर होता है रन टाइम एरर, वो नहीं आएगा। अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करवा दूँ तो क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 0। रियल लाइफ में जो मैथ्स में अच्छे हैं वो समझ जाएंगे, इन्फिनिटी आता है आंसर। वहाँ जो आम कंपाइलर होते हैं वो या तो हैंग हो जाते हैं या वो अटक जाते हैं, कुछ मसला आ जाएगा। यहाँ हमारे पास विजुअल कोड उसको इन्फिनिटी बता देता है, तो उसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन उस इस तरह के एरर को क्या कहते हैं हम, रन टाइम एरर। कि प्रोग्राम हैंग हो जाए, गेम अटक जाता है, हैंग हो जाता है, उस तरह के एरर्स को कहते हैं हम, लिखा हुआ भी आता है कई बार रन टाइम एरर। तो वो हमारे पास 3rd टाइप ऑफ एरर होता है, और ये मैंने अपना एक बेसिक सा प्रोग्राम बना दिया है। आपकी लेफ़्ट पे जो विंडो आ रही है, ये एक्सप्लोरर विंडो, यहाँ ये class1.exe के नाम से फाइल आ रही है। दिस इज़ योर फाइनल फाइल, जो आप किसी को दोगे तो उसके पास ये कैलकुलेटर रन भी करेगा। इसको राइट क्लिक करो आप, और यहाँ पे क्लिक करो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर।
तो मेरे पास कंप्यूटर में ये फाइल आ गई दिस वन क्लास वन। जब मैं इसको खोलूँगा आप देखो इस तरीके से सॉफ्टवेयर आ गया, दिस इज योर रियल सॉफ्टवेयर। आप नंबर 1 की वैल्यू दो 5, नंबर 2 की वैल्यू दो आप यहाँ पे 6। देखते हैं एक मसला आएगा, खोलता हूँ ठक करके प्रोग्राम बंद हो गया। इसकी वजह ये थी कि एंड मैंने कहीं पे इस प्रोग्राम को रोका नहीं, ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बंद हो गया फ़ौरन। सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप बिल्कुल एंड में अपने प्रोग्राम के ये लाइन ऐड कर सकते हैं, system.pause। तो अब क्या होगा, टर्मिनल जैसे काम पूरा हो गया तो बंद नहीं होना, वेट कर लेना है और फिर बंद हो जाना। तो उसके लिए क्या होगा, आपने ये कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये रन हो रहा है बिल्कुल, 2 + 2 4 वगैरह सब कुछ सही चल रहा है और इस तरीके से एंड में आपका प्रोग्राम वेट करेगा। तो अब अपनी ऐप को रियल में देखने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, ये मेरे पास आ गई क्लास 1। ये जो मेरी फ़ाइल है ये मैं किसी को दूंगा कॉपी करके तो वो उसको चला सकता है एज अ सॉफ्टवेयर। तो मैं जब खोलता हूँ इसको तो ये इस तरह से आ गया सॉफ्टवेयर आपका। हम यहाँ करते हैं 2 + 3, तो सम 5, डिफरेंस -1 6 और डिवीजन, और आखिर में थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम, बाय बाय, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और जब मैं ये दबाऊंगा तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप अपना बिल्कुल बेसिक सा C++ का प्रोग्राम बना सकते हैं। होपफुली यू गॉट इट बाय नाउ। और अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ और वहाँ हम देखेंगे कि जो हमारी कंडीशंस होती हैं, अभी तक प्रोग्राम ने खुद कोई काम नहीं किया, कंडीशन नहीं लगाया कि अगर ऐसा हो तो ये करना, सोच नहीं रहा प्रोग्राम, सिर्फ जो हम बता रहे हैं वो कर रहा है। तो अगली क्लास में सबसे मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं, वो ये है कि प्रोग्राम सोचता कैसे है। चलिए जी, तो अगली अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और जहां हम सीखेंगे कंडीशन कैसे लगाते हैं कि प्रोग्राम में कंडीशन, यानी कि ऐसा हो तो ये करना, वो हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले तो ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेव रहे और मैं एक और प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो टॉप लेफ्ट पे आपके पास यहाँ ये बटन आ रहा होता है न्यू फोल्डर। एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसको हम कहेंगे क्लास 2। ठीक है, मैं बाहर ले आया तो मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। अब ये फोल्डर मेरा बाहर आ गया, यानी क्लास 1 जो था मेरा अलग है, क्लास 2 मेरा एक अलग फोल्डर है। इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल क्लास 2.cpp। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकता हूँ। एक अलग फोल्डर होगा, उसके अंदर अलग काम हो रहा होगा। जो बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो दोबारा ले आता हूँ मैं। तो क्लास 1 के अब फाइल खोलते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने अपना दोबारा से यहाँ पे बना दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि कंडीशन समझाऊँगा आपको, कंडीशन कैसे बनती है। उस कंडीशन को, सबसे बेसिक तरीका है कंडीशन लगाने का, और बहुत सारे होते हैं हमारे पास सिंटैक्स। उस सिंटैक्स को जो हम यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं IF। इंग्लिश में इफ़ का क्या मतलब होता है, अगर हम कहें आई गो टू स्कूल और उसके साथ मैं कहूँ इफ़ आई गो टू स्कूल, इन दोनों का उर्दू तर्जुमा आप लोग दिमाग में करो। क्या होगा उर्दू तर्जुमा, आप लोगों ने खुद करना अपने दिमाग में। आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, जाती हूँ। इफ़ आई गो टू स्कूल का मतलब अगर मैं स्कूल जाता हूँ या अगर मैं स्कूल जाती हूँ। तो इफ़ से क्या हो रहा है, अगर का वर्ड ऐड हो रहा है। वो जो अगर का वर्ड है, जहाँ हमें प्रोग्राम में यूज़ करना होगा वहाँ हम इफ़ का वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ मिटाता हूँ मैं ज़रा, ये एक प्रोग्राम बनाते हैं, इंटीजर मैथ्स या मार्क्स, सॉरी मैथ्स ही मार्क्स, मैंने मार्क्स के नाम से इंटीजर बना दिया, नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि सी आउट एंटर मार्क्स, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ सी इन मार्क्स। तो अब क्या होगा, ये मैंने बार बार दोबारा थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ रिपीटेटिव हमारी वो एक्सरसाइज, कि एक मार्क्स के नाम से इंटीजर बनाया, सी आउट किया कि भाई मार्क्स लिखो, उसके बाद सी इन किया कि मार्क्स की वैल्यू हम देंगे। हम जब वो मार्क्स दें, प्रोग्राम डिसाइड करे कि आपका क्या ग्रेड आया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन लेट्स से 80, देन सी आउट, अच्छा यहाँ पे एक दफ़ा /n लगा दो, तो यहाँ सी आउट करके मैं लिखूँगा अगर 80 से ज़्यादा मार्क्स हों तो आप कहना है ग्रेड A1 आता है ना भाई 80 से प्लस पे, भूल गया मैं, बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं मेरे लिए। ठीक है, नाउ अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा ना हो, लेट्स से कि कहते हैं 80 से कम हो, अगर मार्क्स 80 से कम हो लेकिन 70 से ज़्यादा हो, मैं कहता हूँ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70। तो क्या कहना भाई आपने, ग्रेड क्या होता है फिर 80 से 70 के बीच में, ए ग्रेड। अब एक एरर है, ये कह रहा है कि मार्क्स 80 से कम हो 70 से ज़्यादा हो, उसके बीच में कुछ आएगा भाई, उसके बीच में एक ऑपरेटर और आएगा। उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, उसको हम यहाँ आ गया ये एंड, दो दफ़े एंड।
अब मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझाऊंगा, सारे ऑपरेटर्स वगैरह सब समझाऊंगा। अब क्या होगा, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक दफ़ा और पेस्ट करता हूँ और फिर एक दफ़ा और पेस्ट करूँगा, ठीक है भाई। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मार्क्स अगर 70 और 80 हो गया था, अब 70 से कम हो और 80 से ज़्यादा हो तो कहना आप ग्रेड बी। इसमें एरर है प्रोग्राम में, ठीक है, गलती कर रहा हूँ मैं अभी एक, लेकिन चलेगा अभी। और जब 70 से कम हो, सॉरी यह मैंने 60 करना था, 60 से ज़्यादा हो, 70 से कम हो तो ग्रेड बी, और अगर 60 से भी कम हो तो फेल। लंबी नहीं कर रहा मैं कि अब ग्रेड सी और डी भी करूँ, फेल, ठीक है भाई। प्रोग्राम बना दिया। अब पढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को पढ़ के बताता हूँ। इंटीजर बनाओ एक मार्क्स के नाम से, प्रोग्राम यूँ चलता है ना, यहाँ से इंटीजर बनाओ एक मार्क्स के नाम से, नंबर के नाम से। उन मार्क्स का आप यूज़र इनपुट देगा, दे दिया है, सी इन यूर मार्क्स। देन अगर मार्क्स इफ़ का मतलब अगर मार्क्स ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है मैथ्स में, इनको कहते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैं वही बात थ्योरी पे चला जाऊँ, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, सच्चा आपने डायरेक्ट देख लिया, समझ आ गया भाई। 80 से ज़्यादा मार्क्स हों तो क्या करना, लिखना कि ग्रेड A+ आया है। फिर अगर मार्क्स 80 से कम हो और 70 से ज़्यादा हो तो आप कहना ग्रेड A आया है। और ये एंड का मतलब ये है कि दोनों बातें सच होनी चाहिए, क्या 80 से कम हो, 70 से ज़्यादा हो। जो दोनों बातें जब सच हों तो आपने क्या कहना है, A। दोनों में से एक बात भी गलत हो जाए, 70 से ज़्यादा ना हो या 80 से कम ज़्यादा ना हो, तो क्या हो, कंडीशन ट्रू ना हो, तो ऐसी सूरत में हम यूज़ करते हैं एंड। इसके अलावा एक ऑपरेटर और होता है, ये वाला और का मतलब होता है यानी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपका आउटपुट चल जाएगा। इसको भी थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ कहीं पे इम्प्लीमेंट और को। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं कहता हूँ इफ़ मार्क्स आर लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 60 तो ग्रेड बी, और उसके बाद मार्क्स लेस देन 60 तो फेल। लेट्स सी कि क्या ये प्रोग्राम वर्क करता है, नहीं करता। ये देखो नीचे आइए, कह रहा है इंटर मार्क्स। इंटर मार्क्स करने के बाद मैं कह देता हूँ नंबर अपने आए हैं, कितना आए नंबर, कितना है अभी तुम लोगों का आखिरी नंबर कंप्यूटर के अंदर, 65। नीचे लिख रहा हूँ बॉटम लेफ्ट पे, आप यहाँ देखो 65 ये लिखा मैंने, तो ये कह रहा है ग्रेड बी। 65 पे ग्रेड बी आया, इसने ग्रेड निकाल के दे दिया, गुड हो गया। अब इस प्रोग्राम में एरर क्या है, मैं इसको अगेन रन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे मार्क्स जो हैं वो आ जाते हैं 60। अब देखो कोई भी ग्रेड नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि 60 इन सब में से किसी भी कंडीशन के अंदर ट्रू नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा कि अगर मैं कहता हूँ कि लेट से कि ये कंडीशन ग्रेड भी आना चाहिए, तो ये तो कह रहा है कि 60 से ज़्यादा हो और ये वाली कह रही है 60 से कम हो। 60 तो किसी में आया ही नहीं। उसका तरीका ये है कि आप ग्रेटर देन के साथ एक इक्वस टू का सिंबल भी लगा सकते हो कि या तो ग्रेटर देन हो या इक्वस टू हो, या तो ग्रेटर देन हो या इसके बराबर हो, 60 के बराबर, तब भी ग्रेड बी में काउंट होगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ तो क्या होगा, अब पूरा गड़बड़ हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर। अभी मैं प्ले करता हूँ प्रोग्राम को, यहाँ पे प्ले किया मैंने और मैं कहता हूँ नंबर आए हैं मेरे 75, ठीक है, या 65, चलो 75। तो देखो ये कह रहा है ग्रेड ए भी आ गया, ग्रेड बी भी आ गया। उसकी वजह क्या है कि 75 जो है वो यहाँ तो ट्रू हो रहा है, 70 से ज़्यादा है, 80 से कम है, ठीक है, ग्रेड आ गया। ये यहाँ भी ट्रू हो रहा है क्योंकि मार्क्स जो है 75 जो है वो 60 से ज़्यादा है ना, भले 70 से कम नहीं है लेकिन 60 से ज़्यादा है। और ये कह रहा है और दोनों में से कोई एक बार ट्रू हो जाए तो प्रोग्राम सारा गड़बड़ हो गया। तो इसलिए हमने क्या लगाने थे यहाँ पे, एंड लगाने थे। अच्छा जी, ये जो प्रोग्राम बनाया है, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक दिस प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे 4 दफ़ा इफ़ यूज़ किया है। डैट मीन्स कि अगर मैं नंबर लिखता हूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, मैं लिखे 25 तो ये कहेगा फेल। ये पीछे क्या हुआ आपने ये सोचना समझना है, क्योंकि देखो C++ है ही फास्ट लैंग्वेज, तो कर तो ये ठक्का के रहा है चुटकियों में, लेकिन हो क्या रहा है कि 25 जब आपने मार्क्स दिए यहाँ तक आने के बाद ये चेक करेगा क्या 80 से ज़्यादा है, नहीं है, नीचे आ जाएगा। क्या 80 से कम है, 70 से ज़्यादा है, नहीं है, 25 तो नहीं है यहाँ, 80 70 से ज़्यादा। क्या 70 से कम है, 60 से ज़्यादा है, नहीं है। 70 से कम तो है, 25 जो है 70 से कम तो है, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं है। और एंड का मतलब ये काम नहीं करेगा। फिर ये नीचे आएगा, कहेगा 60 से कम है, हाँ 25 60 से कम है, फिर ये कहेगा फेल। सही है, समझ आई? दोबारा से सुन लो मेरी कोई बात अगर समझ नहीं आ रही तो।
ऐसी सूरत में चारों कंडीशंस चेक हो रही हैं। तो ये जो कंडीशन स्टेटमेंट थी ये सिंपल इफ़ थी, और ऐसे नहीं करते। जब इस तरह की मल्टीपल आपने लगानी होती है तो वहाँ लगाते हैं हम एल्स इफ़। कैसे लगाते हैं? अच्छा, अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो भी जाती ना, तब भी सारों को चेक करता है। तो उसका सलूशन ये होता है कि मैं यहाँ से बल्कि पूरा ही मिटा देता हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि तरीका क्या होगा। देखो, इफ़ मार्क्स, पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, मार्क्स आर लेस देन 60, देन सी आउट, और कह दो भाई फेल। तो फेल होगा 60 से कम पे। देन अब लगाओ एल्स इफ। एल्स इफ अगर ऐसा ना हो सिर्फ तभी वो कंडीशन चेक करना, वरना आगे निकल जाना, प्रोग्राम ख़त्म कर देना। ठीक है, अगर कैसा ना हो, अगर 60 से कम ना हो तब नीचे आना एल्स इफ। फिर मैं कहता हूँ मार्क्स आर लेट्स से लेस देन 70, देन सी आउट। अब देखो कितना छोटा हो जाएगा प्रोग्राम, ये काफ़ी तेज़ चलेगा पिछले प्रोग्राम के ग्रेड बी। ओके, देन मैं इसी को कॉपी करता हूँ। एक डुप्लीकेट लाइन की शॉर्ट की होती है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, अभी मैं नहीं कर रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। सेटिंग में जाके शॉर्ट की हम बना सकते हैं डुप्लीकेट लाइन की। अच्छा जी, मार्क्स अगर फिर 80 से कम हो तो ग्रेड ए, एंड देन अगेन मार्क्स अगर हमारे व्हाट डू यू से 60 से कम हो, सॉरी 80 से क्या 100 से कम हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेड A+1। ठीक है भाई, A1 होता है आई गेस, A1। तो ये मेरे पास, आपके पास मार्क्स बन गए। अब क्या होगा, जब आपने 25 दोगे मार्क्स तो प्रोग्राम यहीं पे ट्रू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जब आपके मार्क्स इसमें नहीं आएंगे, यानी कि 60 से कम नहीं होंगे, 65 नंबर हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, और फिर सिर्फ इसको चेक करेगा, इसको चेक करके ग्रेड भी देगा और ख़त्म कर देगा प्रोग्राम को। तो अब ये है सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करेगा, बजाय कि चारों को हर दफ़ा चेक करे। तो इस वजह से ये तरीका है इफ़ेक्टिव, और आप लगाते हो एल्स इफ़ करके। तो ये मेरे पास हमारे लग गए एल्स इफ़ समझ लिया, एल्स इफ़ समझ लिया। अभी आपने इसको थोड़ा बहुत खेलना है तो समझ आ जाएगा। रन करके देखते हैं। देखो, मैं नीचे आता हूँ और मैं कहता हूँ 75, तो आ गया ग्रेड ए। एक दफ़ा अगेन रन करता हूँ और अब मैं कहता हूँ 105, कोई भी ग्रेड नहीं आया। नाउ दिस इज़ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हैंडल करना है, ये एक्सेप्शन आ गई है, ये एरर आ गया है, इसको कहते हैं एक्सेप्शन। इसको भी हैंडल कर देते हैं हम इसी क्लास में बहुत जल्दी जल्दी। देखो, ये एक्सेप्शन क्या आ गई कि आपने नंबर अगर 100 से ऊपर दे दिया, अब क्या करोगे? 100 से कम पे तो A1 आ गया, 80 से 100 के बीच में, अब क्या करोगे? तो यहाँ करेंगे हम कि एल्स इफ़, ठीक है, मार्क्स आर लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 100। तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि अगर आप कोई बंदा यूज़र कुछ भी कर सकता है भाई, आपने प्रोग्राम बना के दिया, यूज़र कुछ भी कर रहा है, उसने नंबर दे दिए, बोलेगा अगर मैंने 200 नंबर दिए तो अब बता ही नहीं रहा कुछ, तो आप यहाँ कहोगे इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, एंटर बिटवीन 0 to 100। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, सेमीकोलन लगाते हैं, और अब मैं करता हूँ प्ले। और जब मैंने प्ले किया तो अब ये कह रहा है एंटर मार्क्स, मैं कहता हूँ 105। देखो, इनवैलिड मार्क्स एंटर बिटवीन 0 to 100। एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। बग आया, गेम के अंदर बग आया, एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, यूज़र ने कहा कि ये मसला आ रहा था, आपने दिमाग चलाना है, ठीक है ना, लॉजिक बनानी है, बिटवीन की स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है, और आपने उसको सॉल्व कर देना है प्रॉब्लम को। व्हाट एल्स आई एम गोइंग टू डू। अभी भी एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन आती हैं रियल वर्ल्ड में। ऐसा ही होता है, जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामर बनोगे तो एक एरर आएगा, वो सही करोगे, दूसरा एरर आएगा, फिर सही करोगे, तीसरा एरर आएगा, ये आता रहेगा। यही प्रोग्रामर को काम यही होता है, पैसे इसी बात के मिलते हैं। तो अब क्या एरर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ, लिख देते हैं -25। अब ये कह रहा है फेल, -25 से नंबर होता ही नहीं, ये भी तो गलत है इनपुट। अगर 25 वाला समझ आता है फेल है, -25 किसके नंबर आते हैं। तो आपने क्या करना है मैं बताता हूँ, सिंपल। अब आपने लॉजिक बनानी है, यही तो दिमाग चलाना है कि लॉजिक बनानी है। लॉजिक क्या बनाओगे, जो मेरे ट्रेन हो रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, यही आपने समझना है कि अगर मैं इस इफ़ को कट करता हूँ और मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ इस इफ़ को, ठीक है भाई, और मैं कहता हूँ इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 100, और की भी आ जाएगी, मार्क्स आर लेस देन 0, देन फिर ये एरर आए। अगर लेस देन 0 होंगे तब भी एरर आएगा, ग्रेटर देन 100 होगा तब भी एरर आएगा, और क्या करेगा कि दोनों में से कोई एक भी चीज़ होगी, ये एरर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा एल्स। तो ये अब बन गया परफेक्ट मार्क्स को हमारे ग्रेडिंग करने का प्रोग्राम। अगर मैं इसको करता हूँ प्ले,
ठीक है भाई, नीचे आ गया मेरे पास प्रोग्राम। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे -25, तो इनवैलिड मार्क्स इंटर बिटवीन 0 to 100। मैं फिर से करता हूँ प्ले, ये आ गया इंटर मार्क्स, मैं कहता हूँ 67, तो आ गया ग्रेड बी, बन गया भाई, हमारा मार्किंग करने का प्रोग्राम बन गया। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, अब आगे करते जाओगे, आप लूज पढ़ोगे और चीज़ें पढ़ोगे, तो फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों के ग्रेड्स करने, बैठ के गौर करो, 65 पे बी, 75 पे ए, नो, आपने ये बना लिया प्रोग्राम। अब वो एक लूप चलाएंगे कि हम सारा डेटा जो आ रहा है, और वो डेटा हम लेना सीखेंगे, हम आईओ फाइल्स देखेंगे कोर्स के एंड में कि हम किसी नोटपैड के सारा डेटा डाल दिया, वो डेटा को सबको पढ़ेगा और सबके ग्रेड बनाएगा और सबके ग्रेड बना के वो फाइल में लिख देगा। ये प्रोग्रामिंग की अप्रोच सिखा रहा हूँ मैं आपको कि बस ये समझ आ जाए कि यार ये जो कर रहे हैं क्या हो रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यहाँ तक अगर आपने कर लिया, तो जो बच्चे मेरे करिकुलम के लिए देख रहे थे C++ वगैरह के लिए, भाई जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में कराते हैं ना, तो बेसिक लेवल का करिकुलम ना यहीं तक करके पेपर आपका पास हो जाता है। वो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आप लोग कर रहे थे यहाँ तक का सही समझ लो, ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे बना लो सही से, ये समझ आ जाए कि एल्स इफ क्यों था, और क्यों था, एंड क्यों लगाया था, एल्स इफ क्यों लगाया और इफ़ क्यों नहीं लगाया, और एक्सेप्शन आई थी उसको कैसे हैंडल किया। और ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑपरेटर्स के नाम बताया आपको। लॉजिकल ऑपरेटर है, ये होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये वेरिएबल है आपका, इंटीजर है, ये इफ़ है जो कि कंडीशन है आपकी, ये इनपुट कमांड है या आउटपुट आपका सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स होता है जो आपका लिखा है, ठीक है ना, ये आउटपुट स्टेटमेंट है, ये इनपुट स्टेटमेंट है, ये सेमीकोलन है, ये एस्केप सीक्वेंस है। इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज बताई, यही सब बातें आपको पता होनी चाहिए, और यही सारी चीज़ें प्रोग्राम बनाना आता हो, आपके वो पेपर्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब बाकी रही बात प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो बहुत बाकी है अभी, वो हम करेंगे। अभी सेक्शन 1 इस कोर्स का कंप्लीट होता है, आपने रुक जाना है, कोर्स को रोकना है और अब पूरा परफॉर्म करना है, फिर आगे स्टार्ट करना है आपने।